चलिए देखिए, प्रस्तावना, प्रस्तावना आप पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रस्तावना है क्या, तो देखेंगे कि जो फिल्म शुरू होने से पहले जो ट्रेलर लॉन्च होता है उसी तरह से आप मान सकते हैं। मतलब संविधान अगर फिल्म है तो उसका ट्रेलर के रूप में प्रस्तावना को मान सकते हैं। ठीक है, ये ट्रेलर है, प्रस्तावना क्या है, ट्रेलर। और फिल्म जो आप देखेंगे वो है संविधान। क्या है, संविधान। तो संविधान, जो भारत का संविधान हम लोग पढ़ेंगे उससे पहले आप लोगों को ट्रेलर देखना कि भारत की जो संविधान में क्या क्या चीजें लिखी गई है उसकी झलक दिखाई देगी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाई जो प्रस्तावना है, बहुत सारे यहां से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले देखेंगे जो प्रस्तावना है यह कहेगा कि किस पर आधारित है, प्रस्तावना किस पर आधारित है। तो देखा जाए कि प्रस्तावना जो है वो आधारित है उद्देश्य प्रस्ताव पर। किस पर, उद्देश्य, जो उद्देश्य प्रस्ताव पर प्रस्तावना क्या है, आधारित है। हम आपको क्या बताए थे कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पेश किया था संविधान सभा के समक्ष। लेकिन यह भी बताए थे हम आपको कि अब स्वीकार कब किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। बताए थे कि नहीं बताए थे, तो 50 को किया गया था, 47 को। अब देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसने पेश किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो उद्देश्य प्रस्ताव को सबसे पहले देखेंगे, प्रस्तावना जो हम उद्देशिका भी बोलते हैं, प्रस्तावना के एक और नाम क्या है, उद्देशिका। ठीक है, कहे कि प्रस्तावना किस पे आधारित है, तो उद्देश्य प्रस्ताव पर। किस पे, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, और कब पेश किए थे, तो 13 दिसंबर 1946 को। कितना ईस्वी को, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। किसके समक्ष, तो संविधान सभा के समक्ष। लेकिन जो संविधान सभा है इसको स्वीकार कब किया, कहेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव को ना स्वीकार कब कर लिया संविधान सभा जी, तो हम बताए थे आप लोगों को कि 22 जनवरी 1947 ईस्वी। कितना ईस्वी, 1947 ईस्वी को ना उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है, ये तो आधारित हो गया कि उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या 13 दिसंबर 1946 को स्वीकार कब किया गया है, तो 22 जनवरी 1947 को। सबसे पहले कि ये प्रस्तावना जो आप देख रहे हैं, प्रस्तावना जो आप देख रहे हैं वो सबसे पहले अमेरिका ने, किसने, अमेरिका ने ही लागू किया था अपने संविधान में। सबसे पहले अमेरिका प्रस्तावना को लागू किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रस्तावना को सबसे पहले लागू करने वाला कौन सा देश है, अमेरिका। अमेरिका किया था। हम लोग क्या किए हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना का भाषा लिए हैं। जो भारत की जो प्रस्तावना है उसकी भाषा किससे लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। किससे, ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन सबसे पहले अपने संविधान में लागू करने वाला प्रस्तावना को पूछेगा तो क्या बताइएगा, अमेरिका। क्या बताएंगे, अमेरिका बताएंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि जो क्या कहा, जो प्रस्तावना है, जो प्रस्तावना हम भारत के लोग भारत को ना, ये जो है इसमें क्या संशोधन हो सकती है, तो हो सकती है। इसमें संविधान देखेंगे, प्रस्तावना में संशोधन हो सकती है। संशोधन कौन करेगा, तो संसद, पार्लियामेंट ही संशोधन करती है। ठीक है, एक बार संशोधन इसमें हुआ है, इसको याद रखिए, बार बार पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहा गया कि जो 42वें जो है संविधान संशोधन, उन्नीस 1976 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, 1976 ईस्वी में प्रस्तावना में संशोधन किया गया है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। इसमें 3 चीजें प्रस्तावना में जोड़ा गया है। क्या क्या जोड़ा गया है वो आपसे पूछेगा, उसको याद करके रखेंगे। हम बता देते हैं। सबसे पहले तो इसमें जोड़ा गया है समाजवादी। क्या? समाजवादी। दूसरा जो इसमें आपको जोड़ा गया है ना, धर्मनिरपेक्ष। क्या हम लोग इसको दे देते हैं? धर्मनिरपेक्ष। अरे वही पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष होता है, एक ही बात होती है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, निरपेक्ष हो गया। और तीसरा जोड़ा गया है अखंडता। क्या जोड़ा गया है? अखंडता ना, अखंडता हम लोग याद रखेंगे, अखंडता। तो बताइए कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है बाबू, लेकिन हम एक बात आपको यह बता दें कि प्रस्तावना में जो है कोई मूल ढांचा को चेंज नहीं कर सकता है। कभी भी प्रस्तावना में मूल ढांचा के चेंज नहीं कर सकता है। अगर लोकतांत्रिक है तो लोकतांत्रिक ही रहेगा ना, अगर धर्मनिरपेक्ष है तो धर्म ही निरपेक्ष हो जाएगा। कभी भी बाबू हिंदू राष्ट्र कभी भी नहीं बन सकता है ना, ये आपका भ्रम है। या मुस्लिम राष्ट्र कोई भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रस्तावना के मूल स्ट्रक्चर को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात हम आपको ये बता देते हैं कि इसमें सिर्फ संशोधन किया जा सकता है। सिर्फ क्या किया जा सकता है? संशोधन, कुछ जोड़ा जा सकता है, लेकिन मूल स्ट्रक्चर को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। इस बात को याद रखेंगे। तो 42वां संविधान संशोधन 1946 में क्या क्या जोड़ा गया है जी? 3 चीजें, समानता, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ना, बहुत बार पूछा है, आपको याद रखेंगे। दूसरी बात हम आपको ये बता दें कि इसमें कुछ केस हो गया। क्या केस हुआ? 2 केस आपको याद रखना है इसमें। पहला तो एक बेरूबारी का है, 2 मामला, केस का मामला गया है, सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया गया है। एक तो है बेरूबारी मामला न, कहेगा कि कब? तो 1960 ईस्वी में। और दूसरा एक और केशवानंद भारती मामला, यह आ गया है 1973 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 73। तो 2 को केस किया गया है। देखेंगे, पहले तो बेरूबारी मामला में जो है इसमें क्या किया गया है कि जो कहा कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना उसको तो संविधान का अंग ही नहीं माना। सबसे पहली बात याद रखेंगे, 1960 ईस्वी में जो सुप्रीम कोर्ट है, कौन है? सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट, उसने इसको संविधान का अंग नहीं माना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, संविधान का अंग नहीं माना। तो क्या याद रखना कि बेरूबारी मामले में 1960 ईस्वी में जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, उसने क्या कहा जी कि जो प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना वो संविधान का अंग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। लेकिन जब दूसरा केस हुआ, केशवानंद भारती मामला केस आया, तो इसमें 1973 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया जी कि इसको संविधान का अंग मान लिया। संविधान का अंग क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। लेकिन किसमें नहीं स्वीकार किया था जी? बेरूबारी मामले में। तो याद रखेंगे 2 केस बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरूबारी जो मामला आया था 1960 ईस्वी में, इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है, उच्चतम न्यायालय, उसने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, लेकिन केशवानंद भारती मामले जब 1973 ईस्वी में जब केस हुआ, तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, कहा कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का क्या है? हाँ, भाग है, अंग है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या देखने वाले हैं कि कुछ कथन है, जो प्रस्तावना जो आप पढ़ रहे हैं, इसके बारे में कुछ ने कहा। ठीक है, किसने क्या कथन कहा, क्या टिप्पणी दिया, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगे, वो हम आपको बताते हैं एक हो करके। देखेंगे, सबसे पहले तो प्रस्तावना को एक व्यक्ति ने क्या कहा, देखेंगे, उनका नाम है N.A. क्या नाम है? N.A. पालकीवाला। क्या नाम है जी? पालकीवाला। इन्होंने क्या कहा? पालकीवाला ने, ध्यान से सुनेंगे, इनका कथन है प्रस्तावना के बारे में। किसके बारे में कथन है? प्रस्तावना में। इन्होंने कहा कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना, इनके बारे में कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का
संविधान का परिचय पत्र है, परिचय पत्र है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो बताइए कि NA, क्या नाम है जी? NA पालकी वाला ने प्रस्तावना को क्या कहा जी? क्या कहा कि संविधान जो है क्या है? परिचय पत्र है। क्या है संविधान? क्या है? परिचय पत्र है। दूसरी बात, हम लोग एक और कथन बताते हैं आपको केन मुंशी के बारे में। KM, इनका नाम बताया थे आपको, KM मुंशी ना, जो आपको KM मुंशी का नाम बताया है, प्रारूप समिति के जो सदस्य हैं। तो जो KM मुंशी जो हैं, इन्होंने भी कुछ कहा है। KM मुंशी ने किसके बारे में कहा होगा जी? तो प्रस्तावना के बारे में, प्रस्तावना के बारे में क्या कहा? प्रस्तावना के बारे में कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना, ये प्रस्तावना जो है वो हमारी, प्रस्तावना हमारी ना संप्रभु, क्या जी? संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। लोकतांत्रिक गणराज्य का क्या है जी? भविष्य फल। क्या है? भविष्य फल। तो देखिए, दो कथन हम बता दिए, दो कथन और बताएंगे। सबसे पहले तो AN पालकी वाला ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का क्या है? परिचय पत्र है। दूसरी बात कि KM मुंशी ने प्रस्तावना को कहा कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का क्या है? भविष्य फल है। तीसरी बात हम लोग और देखने वाले हैं इसमें कथन। किसका कथन देखेंगे जी ना? तो एक और पढ़ा है कि A कृष्ण स्वामी अय्यर बताए थे कि ये भी आपको प्रारूप समिति के क्या थे? सदस्य थे कि नहीं? एक कृष्ण स्वामी अय्यर, इन्होंने भी एक कथन कहा। किसके बारे में कहा होगा जी? प्रस्तावना के बारे में। कहा कि इस संविधान की प्रस्तावना, जो संविधान की प्रस्तावना ना, संविधान की प्रस्तावना हमारी दीर्घकालीन सपनों का, किसका जी? सपनों का विचार है। क्या है? एक विचार है। किसने कहा जी? तो एक कृष्ण स्वामी अय्यर। किसके बारे में? प्रस्तावना के बारे में। और हम आपको बता दें कि एक और है जिसका नाम है पंडित ठाकुर दास। देखेंगे, नाम है पंडित, शॉर्ट में लिख देते हैं, पंडित ठाकुर दास भार्गव। इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया। किसके बारे में स्टेटमेंट दिया होगा? प्रस्तावना के बारे में। इन्होंने कहा कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना जो है भारत ना, प्रस्तावना जो है उस संविधान का आत्मा है। संविधान का क्या है जी? संविधान का आत्मा है, कुंजी है। कुंजी, आत्मा के बाद और क्या बोला? कुंजी है तथा आभूषण है। क्या है? आभूषण है। आ रहा समझ में? तो इन सारी कथनों को आप याद करके रखेंगे। 4 गो के कथन हम बताए हैं, ध्यान से सुनेंगे। क्या 4 गो के कथन बताएं? कि पहली बात तो क्या बताए हैं कि जो AN पालकी वाला है उसने प्रस्तावना को क्या कहा? प्रस्तावना क्या है? संविधान सभा का क्या है? परिचय पत्र। KM मुंशी जो प्रारूप समिति के सदस्य भी है, इन्होंने कहा कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का क्या है? भविष्य फल है। और एक कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा कि जो संविधान की जो प्रस्तावना हमारी दीर्घकालीन सपनों का क्या है? विचार है। लेकिन पंडित ठाकुर दास भार्गव ने
प्रस्तावना को क्या कहा जी? संविधान का आत्मा, कुंजी तथा आभूषण। यह स्टेटमेंट याद रखिए, ये आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत की जो प्रस्तावना क्या क्या है, उसमें क्या क्या चीजें कही गई है। तो चलिए, तो हम लोग भारत की प्रस्तावना देखने वाले हैं। देखिए, ये आपका भारत की प्रस्तावना है। क्या प्रस्तावना है ना? हम बोले कि भारत के प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देशिका। इसमें आप देख लीजिए, प्रस्तावना में कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। अब सब बातों को हम लोग समझने वाले हैं। क्या समझने वाले हैं देखेंगे, क्लीनर है ना? तो देखेंगे, सबसे पहले आप समझिए हर एक चीज को। इसमें क्या कहा गया है बाबू कि हम, सबसे पहले ध्यान सुनेंगे, हम जो है भारत के लोग, भारत को, भाई ये जो संविधान लिखा गया, हम पहले ही बोले हैं कि जो संविधान लिखा गया है इसमें भारत के लोग का ही हाथ है, क्योंकि भारत के लोग ही चुन करके उस प्रतिनिधि को भेजे हैं और प्रतिनिधि ने ही भारत का संविधान बनाया। इसलिए इसमें लिखा है कि जो हम हैं भारत के लोग, हम और साथ साथ में भारत के लोग, भारत को हम क्या बनाएंगे? संप्रभु। तो बोलेंगे सर संप्रभु क्या होता है? तो बाबू संप्रभु का अर्थ हम आपको बता देते हैं। नाम है संप्रभु, मतलब स्वयं का मालिक है। भारत क्या है जी? स्वयं के मालिक। भारत आंतरिक मामले और बाहरी मामले में कोई भी विचार है या फैसला है लेने के लिए स्वतंत्र है। हमारे ऊपर किसी भी देश का दबाव नहीं है। आ रहा है समय? नाम है संप्रभु, मतलब स्वयं के मालिक है। ठीक है, हमारे देश में किस देश के साथ कैसी, मतलब ये होता, बोले ना कि बाहरी मामला, बाहरी मामला मतलब क्या? किस देश के साथ कैसा रिलेशन रहेगा। ठीक है, हमारे विदेश जो मंत्री है किसी देश, अलग अलग देश में जाकर के किस तरह से वहां से समझौता करके आएंगे, वो बोलने वाला कोई भी बाहरी देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर हम रसिया से तेल ले या न ले, वो हम पे डिपेंड करेगा। वो हमारी क्या है? निर्णय है। हमारे ऊपर किसी का दबाव है? नहीं। आंतरिक मामला मतलब देश में क्या हो रही है वो हम निर्णय लेंगे, बाहर किसी का देश का दबाव नहीं रहेगा। इसी के नाम हो गया भारत एक संप्रभु है। संप्रभु मतलब स्वयं का क्या है? मालिक है। दूसरा बात इसमें आप देखेंगे, इसमें क्या करना है ना, इसका क्रम याद रखिएगा कि संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष एक ही बात होती है। लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए कभी कभी इसका क्रम भी आपको पूछ देता है, वो चीजें याद करके रखिएगा। देखेंगे, संप्रभु समझ गए। अब आता है समाजवादी। क्या आता है? समाजवादी। समाजवादी देखिए, भारत के जो समाजवादी है अर्थव्यवस्था, इसमें इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा पार्ट डाल दिया गया है। आप सिर्फ मोटा मोटी ये समझिए, 2-3 देश का हम उदाहरण देते हैं। देखेंगे, अमेरिका का जो अर्थव्यवस्था है बाबू, वो है उदारवादी। क्या है? उदारवादी। इकोनॉमिक्स में हम आपको पढ़ाएंगे। अमेरिका में कोई भी प्राइवेट कंपनी जितना मन उतना धन कमा सकती है, उस पर सरकार का कोई दबाव नहीं होता है। ठीक है, आप देखेंगे जितना भी अमीर व्यक्ति है वो अमेरिका में है, चाइना में नहीं है। क्यों? क्योंकि चाइना जो समाजवादी, साम्यवादी है। क्या? साम्यवादी, कम्युनिस्ट पार्टी है। यहाँ एक समूह का चलती है, क्या कहते हैं, चाइना में। लेकिन ये जो अमेरिका है, वहां चलती है उदारवादी। क्या चलती है? उदारवादी चलती है। ठीक है, लेकिन ये जो भारत है, सॉरी, अब आपको उदाहरण देते हैं इसका, रसिया का। रसिया में है समाजवादी। क्या है वहां? हाँ, समाजवादी है। वहां है ना सारी चीजें सरकारी है। क्या है? सरकारी। हर एक चीज सरकारी आपको देखने के लिए मिलेगी। किसमें? रूस में। किसमें? रूस में। अमेरिका, वहां तो सिर्फ प्राइवेट मिलेगी। क्या मिलेगी? प्राइवेट। अगर हम इसका एग्जांपल दिए चीन का, तो उसमें तो एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी वहां शासन करती है। कहां? चीन में। ठीक है, उसमें कोई भी उद्योगपति है, उतना ज्यादा फेमस नहीं होगा तो सरकार रख लेती है। ज्यादा पैसे कमाएगा तो कौन रख लेगा? वहां क्या सरकार ही रख लेगी, ज्यादा आगे नहीं होता। आप खुद ही सोचिए कि चाइना इतना ज्यादा सामान बेचता है, इतना हर एक देश में उस इति करता है, फिर भी वहां का देश कोई व्यक्ति कोई अमीर नहीं हुआ। अरे मुकेश अंबानी एशिया के सबसे हो गए थे, एशिया में सबसे अमीर। अमेरिका क्या कहते हैं, चाइना से भी आगे बढ़ गए थे। चाइना के व्यक्ति क्यों कहे नहीं आया? क्योंकि वहां साम्यवादी है। क्या है? साम्यवादी। अमेरिका में क्या चलती है? उदारवादी। तो बोला कि भारत की जो है अर्थव्यवस्था वो कैसा होना चाहिए? हाँ, समाजवादी है। यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है बाबू। यहाँ प्राइवेट और क्या कहते हैं, सरकारी, दोनों कंपनियां देखने के लिए मिलेगी। स्कूल भी देखिए प्राइवेट है, सरकारी है। हॉस्पिटल भी सरकारी और प्राइवेट है। जिसमें
इलाज करना कर सकते हैं, है कि नहीं है? ठीक है, तो भारत के है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, यहाँ पर भेंट और सरकारी दोनों देखने के लिए मिलता है। लेकिन ये कब आया? 1991 के बाद, जब एलपीजी आया, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण आया तब। उससे पहले सारी चीजें भारत में भी क्या थी? सरकारी। क्या थी? सरकारी थी। अब हम लोग देखेंगे ना, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष कहने का मतलब कि बाबू, धर्मनिरपेक्ष, निरपेक्ष मतलब होता है अलग। भारत धर्म से क्या है? अलग। हाँ, बोला गया कि भारत सभी धर्म को समान करेगा, इक्वल रूप से। भारत हर एक धर्म को क्या करेगा? समान करेगा, इक्वल करेगा, इक्वल रूप से समानता देगा। लेकिन भारत जो है किसी धर्म विशेष पर नहीं चलेगा। भारत जो चलेगा वो संविधान पर चलेगा। किस पे चलेगा? संविधान पर। हाँ, एक किसी धर्म विशेष पर भारत चलेगा नहीं। इसलिए बोला कि भारत क्या है? पंथ निरपेक्ष है या क्या है? धर्म निरपेक्ष। क्या है? धर्म निरपेक्ष। निरपेक्ष मतलब होता है अलग, धर्म से ही क्या है? अलग है। अगला देखेंगे, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक कहने का अर्थ है बाबू, हम बताए थे कि अब्राहम लिंकन एक बात बोले थे लोकतांत्रिक के बारे में। क्या बोले हैं? कि जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। लोकतंत्र का देखेंगे, ये जो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसका अर्थ क्या होता है? अब्राहम लिंकन ने एक शब्द बोले हैं। क्या शब्द बोले हैं बाबू लोकतंत्र के बारे में? ये होता क्या है कि जनता का, क्या जी? किसका? हाँ, जनता का, जनता के लिए, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, जनता के द्वारा शासन। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे पहली बात ना, अगर आप सोचते हैं कि सारी चीजें सरकार की है, ये बातें गलत है। ये आपकी वजह से ही सरकार है। आ रही समझ में कि नहीं? अरे सरकार किसके वजह से है? आपके वजह से। अरे इसमें जितना भी शासन चलता है वो जनता की। बोले तो भारत लोकतांत्रिक है कि राजतंत्र है? लोकतांत्रिक है ना। इसमें किसका शासन चलता है? जनता का। किसका? जनता के। जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। क्योंकि बाबू जनता ही इसमें प्रतिनिधि चुनते हैं। एमएलए एमपी जो है वो कौन चुनता है? जनता। कै साल के लिए? 5 साल के लिए चुनते हैं कि नहीं? तो शासन किसका हुआ? जनता का। लेकिन यहाँ उल्टी ही है, यहाँ का उल्टी है कि उन लोग ही शासन हमारे ऊपर कर रहा है। लेकिन एक्चुअल आप देखेंगे कि आपके अंदर ही पावर है। सारी संविधान में बोला गया है कि राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। इसमें तो जनता ही शासन कर रही है। लेकिन अभी उल्टा हो रहा है, नेता ही हमारे ऊपर क्या कर रही है? शासन कर रही है। आप बड़े बड़े जितना भी नेता देखेंगे, उन लोग के ही बेटा शासन क्या कहते हैं, चुनाव लड़ेगा, फिर वही जीतेगा। बहुत सारे उदाहरण देखने के लिए मिलेगा कि जो भी बड़े बड़े नेता हैं, ओकरे जो बेटा है या बेटी, फिर उन लोग चुनाव में खड़ा होंगे और फिर जनता उसी को क्या करेगा? वोट देगा। लग रहा है कि लोकतंत्र धीरे धीरे राजतंत्र बनते जा रहा है कि नहीं? ऐसा बात बहुत सारे आप देखने के लिए मिलेगा। अब एक बात बताइए, एक आम आदमी चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता है? क्योंकि भाई चुनाव लड़ने के लिए पैसा की आवश्यकता होती है। क्या क्या आवश्यकता होती है? पैसा। भाई पैसा, आप भी चुनाव लड़ सकते हैं। 25 साल हुआ, आप चुनाव लड़िए, प्राइम मिनिस्टर का भी चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है, एमएलए एमपी कुछ का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहली दिक्कत क्या होगी? पैसा। क्या चाहिए? पैसा। और पैसा खर्चा होता है प्रचार में, लोगों को खिलाने पिलाने में। आ रही समझ में? तो जनता अपना पावर भूल गया बाबू, क्योंकि लोकतांत्रिक जब भारत है, इसमें जनता के लिए, जनता के द्वारा ही शासन किया जाता है, ठीक है। अभी जो है बहुत ही स्थिति खराब हो गई, गंदी राजनीतिक हो गई है ना। उन लोग ही बन रहा है सब सारा। एक बार नेता बनेगा, बहुत सारा पैसा लूट लेगा, फिर ओकरे बेटा बेटी फिर 10 साल 20 साल चुनाव लड़ते रहेगा, फिर एक बार जीत जाएगा। और जीतेगा तो फिर उन लोग के बेटा बेटी ही अभी देखेंगे कि राजनीतिक में आ रहे हैं। बहुत कम देखेंगे कि अलग अलग कोई आदमी आ रहा है। कोई ईमानदार नेता खड़ा भी होगा तो लोग उसको वोटे नहीं देते। सबसे पहली बात ये हो जाती है ना। इसको समझने की जरूरत है बाबू कि लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसको लोकतांत्रिक ही बने रहने दीजिए, ठीक है। चलिए आगे। भारत बाबू गणराज्य है। गणराज्य कहने का मतलब है, हम आपको बताते हैं, गणराज्य मतलब कि जो देश का प्रमुख है, देश का प्रमुख मतलब राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। तो देश का जो प्रमुख जो राष्ट्रपति है, उसका चुनाव जनता नहीं करती है, वो अप्रत्यक्ष रूप से ही चुने जाते हैं। क्या किए जाते हैं? चुने जाते हैं। जो
आपके हम आपको बताएंगे, आपको जो एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, वही आपको राष्ट्रपति के चुनते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन जो देश का जो प्रमुख है, प्रमुख मतलब राष्ट्रपति, उसका चुनाव होता है कि नहीं? होता है, भला ही अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन होता है। लेकिन आप ब्रिटेन में देखेंगे, वहां जो देश का प्रमुख है वो महारानी ही रहती है। क्या होती है? महारानी। वहां उन लोग का चुनाव नहीं होता है। इसलिए ब्रिटेन गणराज्य नहीं है, गणराज्य नहीं है। कौन गणराज्य है? भारत। क्या है जी? क्योंकि यहाँ जो प्रमुख है, देश का प्रमुख मतलब कौन? राष्ट्रपति। उसका चुनाव होता है, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से हो, लेकिन उसका चुनाव होगा। चलिए, इसके बाद अब इसको लिख लीजिए, और इसमें कोई ज्यादा चीजें नहीं है, ठीक है। हाँ, इसमें देखेंगे, इसमें न्याय की भी बातें की गई है। देखेंगे इसमें बाबू सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है कि 3 गो न्याय आपको दिया गया है, समाज में, आर्थिक और राजनीतिक ना। इसके बाद स्वतंत्रता भी दिया गया है 5 गो। कौन कौन स्वतंत्रता? विचार के, अभिव्यक्ति के, विश्वास के, धर्म के और उपासना के। समानता 2 गो दिया गया, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दी गई है। और बोला गया व्यक्ति की जो गरिमा है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली न बंधुता बढ़ाने के लिए क्या करना है? दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख कब? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ना तक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियम और आत्मसमर्पण करते हैं। यही भारत का क्या है? प्रस्तावना। चलिए, इसको हम लोग लिख लेते हैं। लिख लिया जाए? चलिए फिर समझा देंगे। लिखिए, हेडिंग डालिए।